हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग नीट 2019 का जो फिजिक्स का पेपर था वो पूरा सॉल्व करने वाले, क्योंकि देखो नीट एग्जामिनेशन अब पास आ चुका है, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवीजन करते जाएंगे। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो 2019 के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ये हम बाईलैंग्वेज कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए अपन क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आया था, ये कोड नंबर P1 है, ठीक है ना। When a block of mass m is suspended by a long wire of length L, the length of the wire becomes L plus small l। तो क्या हो रहा है कि एक द्रव्यमान है m, एक मास है m, और ये एक L लंबाई के रस्सी से लटका हुआ है, ठीक है ना। अब देखो, इसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई कितनी हो गई, अब इसकी लंबाई होगी L प्लस स्मॉल l। तो जो इलोंगेशन हुआ है ना, जो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, तो इलोंगेशन कितना आ गया बच्चों, इलोंगेशन आ गया। देखो ये कितना, इसकी कितनी लंबाई बढ़ी, एल बढ़ी। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है हाफ इंटू फोर्स बल इंटू इलोंगेशन, ठीक है ना। अब देखो बल कौन लगा रहा है, mg लगा रहा है, तो ये हाफ mg और इलोंगेशन l। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। आइए बच्चों अगले सवाल पर चलते हैं। अ मास इज अटैच्ड to a thin wire and willed in a vertical circle, the wire is most likely to break। एक द्रव्यमान है, उसको एक मास है, उसको पतली सी तार से लटकाया गया है और उसको घुमाया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि रस्सी की टूटने की संभावना सबसे अधिक कहां पे है, कि रस्सी कहां पे टूट सकती है। अब देखो, अगर अपन इस क्वेश्चन को करें, अगर हम लोग ये क्वेश्चन को करें तो देखिए, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है ना, ये सर्कल है, और यहाँ पे इस मास को मान लेते हैं m। तो देखो नीचे क्या लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन, इसको मान लीजिए थीटा। तो नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा बच्चों, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा। और क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है तो अंदर की तरफ एक अभिकेंद्रीय त्वरण या अभिकेंद्रीय सॉरी या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जो कि होता है v स्क्वायर बाई आर। तो देखो ये हो जाएगा टेंशन माइनस, तो ये हो जाएगा टेंशन माइनस mg cos थीटा, टेंशन माइनस mg cos थीटा बराबर ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर। तो देखो टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस यहाँ पे आ जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना बच्चों। तो देखो टेंशन ये cos थीटा पर निर्भर कर रहा है। तो टेंशन मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री में। तो देखो थीटा बराबर 0 डिग्री कब होगा, लोएस्ट पॉइंट में होगा। तो आपको याद रखना है कि सबसे लोएस्ट पॉइंट या सबसे न्यूनतम बिंदु पर ही टेंशन सबसे टेंशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है। तो जब टेंशन सबसे ज्यादा जब टेंशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, उसी समय में क्या होगा, ये जो रस्सी टूटने की जो डर होगा ये सबसे अधिक होगा, ठीक है ना बच्चों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड, है ना। नीचे सबसे नीचे वाले पॉइंट में टेंशन सबसे मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, आयोनाइज्ड हाइड्रोजन का एटम है, परमाणु है, और अल्फा पार्टिकल को लिया गया है विथ सेम मोमेंटा। वो सेम मोमेंटा है ना, मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंटम मतलब संवेग होता है। तो हाइड्रोजन एटम और अल्फा कण का जो संवेग है ये दोनों का समान है, ठीक है। एंटर्स परपेंडिकुलर इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ देयर पाथ। तो इनके पथ का त्रिज्या निकालना है। आपको पता है बच्चों कि त्रिज्या बराबर क्या होती है, त्रिज्या बराबर होती है mv बाई बी क्यू। अब देखो मोमेंटम तो कांस्टेंट है, संवेग तो नियत है, और बी भी नियत है। तो आर व्युत्क्रमानुपाती या आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा क्या, इस चार्ज के, आवेश के। तो आर हाइड्रोजन बटे आर अल्फा बराबर आ जाएगा क्यू अल्फा बटे क्यू हाइड्रोजन। आपको पता है ये 2/1 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास 4m इज मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी b ऑफ मास 2m। तो एक बॉडी है जिसका मास है 4m और ये u वेलोसिटी से जा रहा है। एक और बॉडी है मास 2m और ये विरामावस्था में है, और जिनके बीच का जो टक्कर हो रहा है ये प्रत्यास्थ हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन है। तो बोल रहा है कि कोलिजन के बाद ए की
एनर्जी में कितना लॉस होगा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस इन ए, तो ए के गतिज ऊर्जा में कितनी हानि होगी ये हमें निकालना है, ठीक है ना। तो 4m और 2m और u था, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि ये बॉल है ना, और ये बॉल का मास है 4m और ये u वेलोसिटी से आगे जा रही है, एक और बॉल है 2m और ये रुका हुआ है, ठीक है ना। तो देखो प्रारंभिक जो काइनेटिक एनर्जी है, प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी है हाफ m इंटू ये व्यू स्क्वायर, है ना, ये हो गया हाफ m इंटू यू स्क्वायर। अब देखो जैसे ही ये टकराएगा, कैसी टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है। आपको पता है फॉर्मूला v1 बराबर कितना होता है, ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बटे m1 प्लस m2 और यहाँ पे आएगा u1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और यहाँ पे आ जाएगा u2 इलास्टिक कोलिजन। अब देखो u2 ये तो जीरो है तो ये कैंसिल हो गया। तो देखिए v1 तो टक्कर के बाद इसका जो स्पीड हो जाएगा ये कितना हो जाएगा m1 माइनस m2, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2m और 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है u, तो ये कितना हो गया u/3। तो अब अपन इसकी एनर्जी निकालते हैं। तो इस ए ब्लॉक की जो फाइनल एनर्जी है ये हाफ इंटू 4m इंटू देखो u/3 का होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा u²/9। तो चलो अपन डेल्टा के ही निकाल लेते हैं। अगर अपन डेल्टा के ही निकालेंगे तो हाफ 4m कॉमन आ जाएगा, इनिशियल है u², फाइनल है u²/9। तो ये कितना आ जा रहा है हाफ इंटू 4m और यहाँ पे आ जा रहा है 8u²/9। अगर फ्रैक्शन में निकालना है तो बटे काइनेटिक एनर्जी करेंगे, तो यहाँ पे हाफ इंटू 4m इंटू u² कॉमन आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8/9, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जा रहा है 8/9, है ना। तो ये देखो 8/9 ये ऑप्शन है, कुछ भी नहीं है, बस कोलिजन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है और बस हानि हानि का मतलब होता है, लॉस का मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, तो डबल स्लिट प्रयोग में 400 नैनोमीटर के तरंगदैर्ध्य के प्रकाश का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट मिनिमा फाउंड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। तो उसका जो कोणीय चौड़ाई है एंगुलर विड्थ और जो पर्दे की दूरी है 1 मीटर वो पाया गया है 0.2 डिग्री। What will be the angular width of the first minima if the entire experiment apparatus is immersed in water? पूरे के पूरे apparatus को अपन पानी में डाल दे रहे हैं। आपको पता है कि अगर हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम पूरे apparatus को पानी में डाल देंगे तो उसका जो चेंज हो जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए पहला इनिशियल, है ना, अगर मान लीजिए कि इनिशियल थीटा बराबर कितना है 0.2 डिग्री है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा आपको बटे उसका म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और यही चीज अगर आप मान लीजिए कि अगर आप फ्रिंज की चौड़ाई निकालोगे, मान लीजिए ओमेगा, अगर आप उसको भी पानी के अंदर डुबा दे रहे हो तो वो भी ओमेगा बाई म्यू हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पानी के अंदर डुबाने से जो वेवलेंथ है, जो तरंग दैर्ध्य है, वो म्यू टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अपन 0.2 से म्यू को डिवाइड करते हैं तो ये आ जा रहा है 0.2 अपॉन में 4/3 और इसका आंसर आ जाएगा 0.15 डिग्री, ठीक है ना। बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ईडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज। तो इनमें से किन डिवाइस में ईडी करंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। देखो बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर में ईडी करंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक हीटर में जूल्स हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक हीटर में जूल हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ सोप बबल हैविंग अ रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर, तो एक साबुन का बुलबुला है जिसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये है 1 मिलीमीटर और इसको डिटर्जेंट के सॉल्यूशन इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन, और ये बुलबुला डिटर्जेंट से बना हुआ है जिसका पृष्ठ तनाव, जिसका सरफेस टेंशन कितना है, जिसका सरफेस टेंशन है 2.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स टू 0 is the pressure inside the bubble is equal at a point z not below the free surface of water in the container। अच्छा इसका मतलब क्या है, the pressure inside the bubble equals at a point z not below the free surface of the water in a container। अच्छा इसका मतलब हम समझाते हैं, ठीक है ना, कि ये बबल है,
बबल के अंदर का जो प्रेशर है ना, बबल के अंदर का जो प्रेशर है, आपको पता है कि बबल के अंदर का प्रेशर कितना होता है ना, बबल के अंदर का प्रेशर आपको पता है P माइनस पी नॉट बराबर कितना होता है 40/R होता है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि बबल का जो प्रेशर है ना अंदर में, ये किसके बराबर है, ये मान लीजिए कि ये पात्र है, कंटेनर है, और कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है ना, और कंटेनर में क्या है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये कंटेनर में यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इज इक्वल एट अ पॉइंट Z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर। तो ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर इस प्रेशर के बराबर है जो कि ऊपर वाले सरफेस से Z नॉट नीचे है। अब आपको पता है अपन जैसे ही नीचे जाते हैं प्रेशर इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है अपन इसको पी जेड नॉट डालते हैं, तो पी जेड नॉट बराबर कितना हो जाएगा, पी जेड नॉट बराबर हो जाएगा पी नॉट प्लस ये हो जाएगा रो जी, और इसका एच कितना है, एच इसका जेड नॉट है, ठीक है ना, एच कितना है, इसका एच जेड नॉट है। तो चलिए अपन इसको पुट करते हैं, तो ये जो बुलबुले का प्रेशर है ये बिल्कुल इसके बराबर है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो गया है पी नॉट प्लस यहाँ पे हो गया है ना, ये प्रेशर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है इसको यहाँ पुट करते हैं, तो पी नॉट प्लस रो जी जेड नॉट, और ये हो गया माइनस पी नॉट बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/R। तो देखिए पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा रो जी जेड नॉट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 40/R। रो जी जेड नॉट बराबर कितना आ जाएगा 40/R। रो कितना है 10⁻3, जी कितना है 10, टी कितना है 2.5 इंटू 10⁻−12, और इसका जो रेडियस है ये 1 मिलीमीटर है। चलिए अपन इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे प्लस फॉर्मूला आया रो जी इंटू जेड नॉट बराबर कितना आ गया 40/R। रो हो गया 10, सॉरी रो हो गया 10⁻3, जी हो गया 10, जेड नॉट हमें निकालना है, और ये हो गया है 4, और यहाँ पे लिखा हुआ था 2.5 इंटू 10⁻−2, और आर था 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻−3, ठीक है ना। तो ये 10⁻−3 और ये 10⁻−3 कट जाएंगे, जेड नॉट बराबर आ चुका है, ये हो चुका है 25 इंटू 4 इंटू यहाँ पे ये हो गया है 10⁻−3, और यहाँ पे भी 10 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 10⁻−4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10⁻−4। अब ये हो गया 100 इंटू 10⁻−4, यह हो गया है, ये हो गया 10⁻−2 मीटर, जो कि हो गया है 1 सेंटीमीटर। देखते हैं ऑप्शन में 1 सेंटीमीटर है या नहीं, है ना। हाँ, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, 1 सेंटीमीटर। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। विच कलर ऑफ लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इसका आंसर रेड होगा, ठीक है ना, इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। हाँ भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 9, a disk of radius 2 meter and mass 100 kg. A disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. तो एक चकती है जिसकी रेडियस है 2 मीटर और जिसका मास द्रव्यमान है 100 kg, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर क्षैतिज फ्लोर पर है ना आगे बढ़ रहा है। इट्स सेंटर ऑफ मास हैज अ स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसके द्रव्यमान केंद्र की जो चाल है ये है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। अच्छा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो कार्य बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ना, कार्य बराबर हो जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखो कार्य ऋणात्मक करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, वर्क डन ऋणात्मक करना पड़ेगा, अपन सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर अपन मैग्नीट्यूड निकाले तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखो ये घूम भी रहा है और ये आगे भी बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² इंटू 1+k²/r², और डिस्क का k²/r² कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है ना। तो इसको करते हैं, ये हाफ, मास कितना है इसका 100, और इसका स्पीड कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20/100, एक बार और 20/100, और ये हो जाएगा 1+1/2, तो 3/2। तो देखो ये 100 से ये 100 कटा है, ये 100 से ये 100 कटा है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो ये लिखा हुआ है 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 जूल। तो इसको रोकने के लिए 3 जूल का वर्क डन अपने को करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एक कण है, ये सरल आवर्त गति कर रहा है, और इसमें दिया हुआ है y बराबर a नॉट प्लस a साइन ओमेगा टी
प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो देखो इस समीकरण को, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y माइनस ए नॉट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो ये एसएचएम कर रहा है, और आपको पता है कि एसएचएम का जो एम्पलीट्यूड होता है वो अपन वेक्टर लॉ से ऐड कर सकते हैं। तो देखो साइन और कॉस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसका जो एम्पलीट्यूड का ऑक्सीलेशन होगा वो होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी जो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन में अपन क्या करते हैं, इसको जीरो रख देंगे, तो इसका जो मीन पोजीशन हो जाएगा वो हो जाएगा ए के बराबर। तो ये एक पार्टिकल ये क्या कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, जिसका एम्पलीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी मीन पोजीशन होगी वाई बराबर ए, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, 11वां वाला क्वेश्चन बोल रहा है टू सिमिलर थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस। इक्वी कन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, और फोकल लेंथ एफ। तो इनकी जो फोकल लेंथ है एफ है, इनको एक साथ ऐसे करके यू बराबर में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इनके जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ हो रहा है, ये फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन का हो रहा है f1। टू सिमिलर थिन इक्वी कन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ f each are kept coaxial in contact with each other such that the focal length of the combination is f1, ठीक है ना। तो इनके जो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ हो रहा है वो हो रहा है f1, ठीक है। तो क्या है कि दो लेंस है, ये इक्वी कन्वेक्स लेंस है, ये एक लेंस होगी, है ना, समउत्तल लेंस है, और ये एक लेंस होगी, और इनका जो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ एफ है, और ये भी एफ है, ये भी एफ है। आपको पता है 1/f आप बराबर लिख सकते हो 1/f प्लस 1/f, ठीक है ना। तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये 2/f, तो f बराबर कितना हो जाएगा, f अपॉन में 2। तो f1 बराबर आ गया f अपॉन में 2। अब अपन आगे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। when the space between the two lens, तो जो टू लेंस के बीच का जो स्पेस होगा, है ना, इसके बीच का स्पेस कौन सा होगा, ये वाला स्पेस होगा, ये स्पेस होगा। when the space between the two lens is filled with glycerin which has the same refractive index 1.5 as that of the glass। तो क्या हो रहा है, इसके अंदर अपन ने ग्लिसरीन भर दिया लाल वाला, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, ये कांच के ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, ठीक है ना। इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होगी, और ये जो अपनी उत्तल लेंस की जो फोकल लेंथ होगी, और ये जो तो कन्वेक्स और कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होगी बराबर होगी। क्योंकि देखिए जब ये दो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, तो जब आप इसके बीच वाले हिस्से को भर देते हो, तो ये और कुछ नहीं, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है ना। और इन सब का जो कॉम्बिनेशन होगा ना, उनकी फोकल लेंथ होगी f2, उनकी फोकल लेंथ होगी f2। तो चलिए अपन f2 देखते हैं। तो देखो ये एक लेंस है और ये एक लेंस है। अब की बार इसके अंदर एक और लेंस आ गया है, और ये लेंस हो चुका है क्या, कनकेव लेंस, ठीक है ना। तो इसकी फोकल लेंथ एफ हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ एफ हो जाएगी, और कनकेव की फोकल लेंथ हो जाएगी माइनस एफ। एफ क्यों, क्योंकि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो अगर आप यहाँ पे 1/f2 निकालोगे तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f प्लस 1/f, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि एक इसके अंदर माइनस आएगा, तो 1/f माइनस 1/f प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पे f2 बराबर आ जाएगा f। तो अगर आप f1 अपॉन में f2 का रिलेशन निकालोगे, तो ये आ जाएगा f अपॉन में 2, और ये f, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 1:2, ठीक है ना। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 1:2। तो सेकंड वाला आंसर जो है इसका सही बन जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप अगर गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, ठीक है ना, आप क्या कर रहे हो, आप गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। देखिए जो गैस, आपको पता है कि अगर गैस को अपन आइडियल लेंगे, तो इसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, ठीक है ना। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो देखो द्रव्यमान तो नहीं बढ़ेगा, हाँ काइनेटिक एनर्जी जरूर बढ़ जाएगी, तो ये आंसर सही है, ठीक है ना। और ये दोनों भी क्या है, गलत है। तो अगर आप किसी भी आइडियल गैस का, और यहाँ पे आइडियल गैस होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये लिखा होना चाहिए था, और अगर नहीं लिखा तो अपन मान लेते हैं आइडियल गैस, कि अगर आइडियल गैस है तो अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10,000 वोल्ट्स, इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज गिवन बाय, ठीक है। तो इसकी अपने को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य देना है, और वेवलेंथ और वोल्टेज कितना है, 10,000, ठीक है ना।
आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है ये कितनी होती है, लैम्डा बराबर होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, और ये आंगस्ट्रॉम में अपन मापते हैं, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है 12.27 इंटू 10⁻⁻10, और यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर रूट कितना लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 जीरो आएगा, यहाँ से 2 जीरो आएगा, तो ये लिखा हुआ है 12.27 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन में 100। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.27 इंटू 10⁻⁻12। तो इसका जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा ये होगा 12.27 इंटू 10⁻⁻12। देख लेते हैं, है ना, ऑप्शन है या नहीं ऐसा, है ना। एक मिनट, है ना। हाँ ये रहा ना, 12.2 इंटू 10⁻⁻12। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अ कॉपर रॉड ऑफ 88 सेंटीमीटर, तो एक कॉपर की रॉड है जिसकी लंबाई है 88 सेंटीमीटर, और एक एल्यूमिनियम की रॉड है जिसकी लंबाई हमें नहीं पता, ऑफ अननोन लेंथ, है ना, हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। ये और आपको ये याद भी रखना है कि अगर लंबाई में जो चेंज आता है वो तापमान से स्वतंत्र हो या तापमान से इंडिपेंडेंट हो, तो अपन इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L1 अल्फा 1 बराबर कितना हो जाएगा, L2 अल्फा 2। तो देखिए L1 कितना है, L1 है 88 सेंटीमीटर, है ना। L1 अपन सेंटीमीटर रखते हैं, ये हो गया L1 88 सेंटीमीटर, और अल्फा, और कॉपर का अल्फा कितना है, कॉपर का अल्फा है 1.7 इंटू 10⁻⁻5, और एल्यूमिनियम का अपने को L निकालना है, और और एल्यूमिनियम का जो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कटेगा, और ये L इंटू एल्यूमिनियम ये लिखा हुआ है 88 इंटू 1.7 अपॉन में ये लिखा हुआ है अपना 2.2, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 2.2, तो 2.2 से ये, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 17 अपॉन में 22, तो ये 3 से कट गया। और अगर अपन 17 इंटू 3 करें, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 4 5, है ना। अच्छा ये 4 से कट रहा है ना, मिस्टेक होगी यहाँ पे, तो ये 4 से कटेगा, है ना। ये 4 से कटेगा, तो यहाँ पे 17 इंटू 4 आएगा, ठीक है ना। तो ये 4 से कटेगा, और यहाँ पे 4 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, है ना। तो 7 4 ज़ा 28, और 4 1 ज़ा 4 5 6 68, हाँ आ गया, है ना। तो 68 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, पिक द रॉन्ग आंसर, क्वेश्चन नंबर 15, पिक द रॉन्ग आंसर इन द कंटेक्स्ट विद द रेनबो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान था। तो अब हम पढ़ते हैं, व्हेन द लाइट रेज अंडरगो टू इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ वाटर ड्रॉप अ सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही है। द ऑर्डर ऑफ द कलर्स इज रिवर्स्ड इन सेकेंडरी रेनबो, ये भी सही है। एन ऑब्जर्वर कैन सी अ रेनबो व्हेन हिज फ्रंट इज टूवर्ड्स द सन, ये गलत है। अपन को जब भी रेनबो देखना होता है तो अपन सन के, अब हमारा जो फेस होना चाहिए वो, हमारा जो बैक होना चाहिए वो सन की तरफ होना चाहिए, और हमारा फेस इस तरफ होना चाहिए। तो पीछे सन होना चाहिए और फेस सामने होना चाहिए, तभी अपन रेनबो को देख पाएंगे, ठीक है ना। ये ऑप्टिक्स का सवाल है, और एनसीईआरटी ये जो रेनबो वाला टॉपिक है जरूर पढ़े, क्योंकि इससे पहले भी एक बार रेनबो आ चुका है, ठीक है। Question number 16. A body weighs 200 Newton on the surface of the earth. How much will it weigh half way down the center of the earth? तो जो धरती की सतह पर इसका जो वेट है, इसका जो भार है 200 न्यूटन है। तो धरती के रेडियस के आधे दूरी पर, आधे डेप्थ पर इसका जो वेट होगा ये कितना निकालना है हमें, ठीक है ना। तो देखो वेट बराबर कितना होता है mg, देखो मास तो चेंज नहीं हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अपन जी डैश निकाल लेते हैं, जी डैश डेप्थ में निकालते हैं, गहराई में क्या होता है 1 माइनस डी बाई आर। तो देखो जी डैश बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, जी तो ये रहा, ये आ गया 1 माइनस गहराई कितनी है आर बटे 2, ठीक है ना। आर से आर कट गया, तो ये कितना हो गया जी बटे 2। तो अंदर में जो वेट होगा वो हो जाएगा एम जी डैश, तो एम तो वही है, सही बात है ना, एम तो वही है, तो ये हो जाएगा एम जी बटे 2। तो देखो एम जी कितना है, एम जी था 200, और बटे 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 6 सिमिलर बल्ब आर कनेक्टेड एज शोन, तो 6 बल्ब दिखाई गई हैं, और एक डीसी स्रोत जिसका ईएमएफ ई है ये लिया गया है,
ठीक है। द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग, और सेकेंड है इन द सिचुएशन व्हेन टू फ्रॉम सेक्शन 1 एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। ठीक है ना, तो हम डायग्राम में बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, अपने को पावर का रेशियो निकालना है। ठीक है ना, अपने को पावर का रेशियो निकालना है। तो पहले पावर का रेशियो निकालना पड़ेगा जब ये सारे बल्ब जल रही होंगी। ठीक है ना, जब ये सारी बल्ब जल रही होंगी। ठीक है ना, और नेक्स्ट में हमें निकालना है जब ए से 2 बल्ब जलेगी और बी से 1 बल्ब जलेगी। तो चलो अपन यहाँ पे पार्ट नंबर ए कर लेते हैं। ए क्या है, व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग, व्हेन ऑल बल्ब आर ग्लोइंग। तो जब सारी की सारी बल्ब जब ग्लो कर रही है तो देखो इनका जो रेजिस्टेंस होगा, ये तीनों समांतर, ये तीनों समांतर क्रम में आ जाएंगे, ये तीनों की तीनों पैरेलल हो जाएंगे और ये भी पैरेलल हो जाएंगे और ये तीनों एक दूसरे से सीरीज में हो जाएंगे। तो ये पैरेलल कितना हो गया, अगर अपन ये पैरेलल करेंगे तो आर 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 कितना हो गया, R/3, और ये भी आर 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 कितना हो गया, ये भी हो गया R/3। तो ये हो जाएगा 2R/3। ठीक है ना, और जब ए में से, और जब सेकंड वाले में क्या है, जब सेकंड वाले में ए में से दो दो जल रही है, तो ए में से 2 बल्ब जली और बी में से 1 बल्ब जल रही है। तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये कितना हो गया, ये हो गया R/2 प्लस आर, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3R/2। अब देखो पावर, ठीक है ना, अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो देखो पावर, पावर बराबर कितना हो रहा है, पावर बराबर V²/R। अब देखो ई तो दोनों के लिए सेम है, तो जो पावर आ गया, पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ गया। ठीक है ना, तो अगर अपन पावर 1/पावर 2 लगाएं तो ये हो जाएगा हमारा R2/R1। देखो R2 कितना है, R2 है 3R/2, और R1 कितना है, R1 है 2R/3। तो R से R कट जाएगा, ये आ जाएगा 9:4। तो पावर 1/पावर 2 कितना आ जाएगा, 9:4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। और पी टाइप बनाने के लिए अपने को किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, अपने को पी टाइप बनाने के लिए अपने को ट्राई वैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है ना, अपने को त्रिसंयोजी परमाणु का या ट्राई वैलेंट एटम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर गलत, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर सही, और ट्राईवैलेंट एटम आर डोपेंट सही है। तो डोपेंट ट्राईवैलेंट हो जाएगा और होल हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर, है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। तो एक पूरे कंपन में जो एसएचएम जो कण होगा, जो सरल आवर्त गति कर रहा होगा, उसका हमें औसत वेग बताना है। देखो सरल आवर्त गति में एक कंपन में उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा 0। तो एक कंपन में विस्थापन या जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना हो जाएगा 0। तो और हमें पता है कि एवरेज वेग, अगर अपन औसत वेग निकाले तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट बटे समय। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो औसत वेग भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है बच्चों dQ/dt बराबर होता है KA/L इंटू डेल्टा टी। हमें K का क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। देखो ये क्या है, ये जूल बटे टाइम, ये हो जाएगा वॉट, और ये K, और ये देखो एरिया मीटर स्क्वायर से मीटर काटेंगे तो मीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा केल्विन। तो K की जो यूनिट आ जाएगी वो हो जाएगी वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, है ना। तो देखो फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg, a solid cylinder of mass 2 kg and radius 4 centimeter is rotating about an axis at a rate 3 rpm। ठीक है ना, तो अपन एक काम करते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास 2 kg है। ठीक है, तो एक सॉलिड सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का जो मास है, सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास है 2 kg। तो इसका मास आ चुका है 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, और ये घूम रहा है रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एट अ रेट ऑफ 3 आरपीएम। ठीक है, 3 आरपीएम की रेट से ये घूम रहा है। ठीक है ना, और ये 3 आरपीएम की रेट से घूम रहा है। एक मिनट, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस हो गया है
ये रेडियस हो चुका है 4 सेंटीमीटर या फिर 4/100 मीटर। और ये जो घूम रहा है इसका जो ओमेगा है ये 3 आरपीएम, ठीक है ना। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, तो इसको रेडियन पर सेकंड में निकालेंगे तो 3 × 2 पाई/60 मिनट का 60 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। द टॉग रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रेवोल्यूशन, तो 2 पाई रेवोल्यूशन, 2 पाई घूर्णन के बाद हमें कितना टॉग लगाना पड़ेगा जिसको कि हम इसे रोक सके। तो हमें टॉग पूछ रहा है और ये थीटा कितना घूम रहा है, ये थीटा घूम रहा है 2 पाई रेवोल्यूशन। देखो हमने इसको रेडियन पर सेकंड में लिया है तो इसको भी रेडियन में करना पड़ेगा। एक रेवोल्यूशन में कितना बार घुमा जाता है, 2 पाई बार घुमा जाता है, तो ये हो गया है 4 पाई स्क्वायर। देखो टॉर्क बराबर क्या होता है, टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है ना। टॉर्क बराबर होता है आई इंटू अल्फा। सबसे पहले अपन आई निकाल लेते हैं। आई बराबर कितना हो जाएगा, आई सॉलिड सिलेंडर है तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम आर स्क्वायर। तो ये है हाफ, इसका एम कितना है 2 kg, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 इंटू 4/100। ये तो आगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हो चुका है 16/1000, 16/10,000, ठीक है ना। अब अपने को निकालना है अल्फा। आपको पता है कि ओमेगा फाइनल स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा होता है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये रुक चुका है तो ओमेगा फाइनल तो 0 हो जाएगा। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर हो जाएगा ओमेगा इनिशियल स्क्वायर बटे 2 थीटा। ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल ये है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपन अगर अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है 9 इंटू 4 पाई स्क्वायर और 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600। और 2 थीटा करते हैं तो थीटा कितना है 4 पाई स्क्वायर है, तो 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कटा और अल्फा अभी यहाँ से और कटेगा, ये हो जाएगा 1/400 इंटू 2। तो चलिए अपन अपन अल्फा निकालते हैं, तो सॉरी टॉग निकालते हैं। टॉग बराबर आई अल्फा, आई कितना है 16/10,000 है और अल्फा कितना है 1/4 इंटू 100 इंटू 2, तो ये 4 × 2 8 हो गया। और 8 से अगर अपन 16 काटेंगे तो 2 से कटेगा और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी यूनिट होगी टॉक की यूनिट होगी, ये होगी न्यूटन इंटू मीटर। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इसका आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था। तो ये हो गया है, हाँ देखो 2 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। 2 इंटू 10⁻⁻6। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। Question number 22. A force F equals to 20 into 20 plus 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y meter। अपने को वर्क डन निकालना है, ठीक है ना, 0 से लेके 1 तक। आपको पता है वर्क डन क्या होता है, वर्क डन यहाँ पे dx नहीं है तो यहाँ पे अपन f dy कर देंगे। तो ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका 20 प्लस 10y, ठीक है ना। और यहाँ पे dy आ गया कहाँ से लेके कहाँ तक, ये आ गया 0 से लेके 1 तक। तो देखो 20 का जो डिफरेंशिएशन हो जो सॉरी जो जो 20 का जो इंटीग्रेशन होगा ये होगा 10y, और 10y का जो इंटीग्रेशन होगा 10y² बाई 2, तो ये हो जाएगा 5y²। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। तो देखो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 जूल। आइए नीचे बढ़ते हैं 23 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सर्किट टू प्रोटेक्ट अ डिवाइस, फ्यूज, ठीक है ना, फ्यूज प्रोटेक्ट करता है ना, इसमें कोई दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24। इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। चलो अपन वोल्ट मीटर और अपन एम मीटर की रीडिंग निकालते हैं। देखो यहाँ पे अपन कुछ नहीं दिया हुआ तो अपन इसको आइडियल मानते हैं और अपन इसको क्या मानते हैं, आइडियल मानते हैं, ठीक है ना। तो आइडियल मानेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अपन कर सकते हैं वी बराबर आई आर, ठीक है ना। तो सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। I1 बराबर आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा V/R। तो देखो यहाँ पे V कितना है, ये है 10 और R भी कितना है 10। तो I1 आ गया अपना 1 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर और ये आ जाएगा यहाँ पे वोल्टेज 10 है तो V बराबर IR 1 × 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। नीचे वाले सर्किट में देखते हैं। अगर अपन देखें तो दोबारा इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा इनफाइनाइट और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 0। तो जो करंट आएगी वो इससे पार ही नहीं होगी, वो सीधी इससे पार होगी। और देखो यहाँ पे भी नीचे 10 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये भी हो जाएगा 1 एम्पियर और यहाँ भी आ जाएगा 10 वोल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच करेगा वो थर्ड मैच कर लेगा। V1 बराबर V2 दोनों के दोनों 10 वोल्ट आ जाएगा और I1 बराबर I2 दोनों का दोनों 1 एम्पियर आ जाएगा। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं।
hollow metal sphere of radius r is uniformly charged। तो एक धातु का गोला है और इसका रेडियस r है और इसको अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्पीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। तो अपने को केंद्र से इसका विद्युत क्षेत्र निकालना है। आपको पता है कोई भी धातु का जो गोला होता है उसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का अगर अपन ग्राफ बनाएंगे, E बाई आर का ग्राफ बनाते हैं तो अंदर में 0 होता है, बाहर में व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब बाहर घटते जाता है और अंदर में बढ़ते जाता है। तो तो देखो ये वाला सही लग रहा है। देखो 0 एज आर इंक्रीजेस फ्रॉम आर लेस देन आर, मतलब ये जो हमारा जो दूरी होगी ये त्रिज्या से कम है। तो देखो ये जो दूरी है ये रेडियस से कम है, तो रेडियस से कम के लिए 0 आ रहा है और रेडियस से ज्यादा के लिए क्या आएगा, ये कम हो जाएगा क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। एट अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस द एंगल ऑफ डिप, है ना, तो नति कोण, तो एंगल ऑफ डिप है 25 डिग्री और पॉइंट बी पे एंगल ऑफ डिप है 25 डिग्री। देखो अगर अपन नॉर्थ हेमिस्फेयर में देखेंगे, अगर अपन उत्तर में देखेंगे तो वहां पे जो नति कोण या एंगल ऑफ डिप होता है वो पॉजिटिव आता है और साउथ हेमिस्फेयर में एंगल ऑफ डिप क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है ना। इसका मतलब ए को नॉर्थ में होना चाहिए, ए को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होना चाहिए और बी को साउदर्न हेमिस्फेयर में होना चाहिए। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा ए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और बी साउदर्न हेमिस्फेयर है। और जो डिप एंगल 0 होता है वो इक्वेटर में होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन ऑर्बिट इज -3.4। तो जो टोटल एनर्जी है ना, टोटल एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान बराबर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी 3.4 वोल्ट आ जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के 2 गुना होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इनके 2 गुना हो जाएगी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3.4 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी -6.8, ठीक है ना। बच्चों रैपिड रिवीजन हो रहा है तो अपन रैपिड रिवीजन में स्पीड में चलेंगे, ठीक है। इजी है। देखो द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए TIR के लिए व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण के बराबर है। तो पूछा जा रहा है कि परावर्तन कोण रिफ्रैक्शन कब होगा। आपको सबको पता है कि क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री ही होता है, इसको करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। देखो work done to raise a mass from the surface of a earth to a height h which is equal to the radius of the earth। तो ये धरती की सतह है और हमें एक किसी पिंड को यहां से लेके यहां तक लेके जाना, और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है धरती के रेडियस के r/2। जब भी नहीं, धरती के रेडियस के बराबर, ठीक है ना। ये है धरती के रेडियस के बराबर, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखना कि जब भी हाइट बहुत ही ज्यादा हो तो अपन जो वर्क डन निकालते हैं ये निकालते हैं mgh अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर, ठीक है ना। ये होता है mgh अपॉन में 1 प्लस एच बाई आर। तो mgh कितना है, r है, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बाई आर, तो ये हो जाएगा mgr/2, है ना। आप वैसे भी कर सकते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से भी कर सकते थे, ठीक है ना। बट नीट का एग्जामिनेशन है तो अपने को फॉर्मुलेज याद होने चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज शॉट फ्रॉम बॉटम ऑफ अ लॉन्ग स्मूथ इंक्लाइन प्लेन kept at an angle 30 degree, it can travel a distance x1 along the plane। तो मान लीजिए कि अगर ये प्लेन है, ठीक है ना, मान लीजिए कि अगर ये प्लेन है और ये एंगल बना रहा है कितना 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। अगर हमने किसी भी एक बॉडी को यूं करके फेंका है तो ये जितनी दूर तक जाके रुक रहा है ये दूरी है x, ठीक है ना। अब देखो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला कंडीशन। आपको पता है कि v स्क्वायर बराबर कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो रुकेगा तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा u स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 2a इंटू एस, है ना। ये वाला फॉर्मूला लगेगा u स्क्वायर बराबर 2a इंटू एस, जहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा ये रिटार्डेशन होगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये रिटार्डेशन होगा। इट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस x1, ठीक है। बट व्हेन द इंक्लिनेशन इज डिक्रीज बाई 30 डिग्री, लेकिन जब इसको अपन 60 डिग्री से 30 डिग्री कर दे रहे हैं, जब इसको अपन 60 डिग्री से 30 डिग्री कर दे रहे हैं,
एंड शॉट विद द सेम वेलोसिटी से अपन फेंक रहे हैं, तो ये x2 दूरी तक जाके रुक जा रहा है, ठीक है ना। कितनी दूरी तक जाके रुक जाए, x2 दूरी तक जाके रुक जा रहा है। तो देखो यहाँ पे u भी नियत हो चुका है, तो ये जो दूरी है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इसको अपन ऐसे करके सीधा फेंक रहे हैं, तो एक्सीलरेशन कैसे लग रहा है, नीचे लग रहा है, ठीक है ना, और टेंजेंशियली लग रहा है, तो ये जो एक्सीलरेशन होगा ये होगा जी साइन थीटा। आपको याद है अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में बनाते थे कि मान लीजिए नीचे लग रहा है एम जी, यहाँ पे लगेगा एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे लगेगा एम जी साइन थीटा। तो जो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है ये है जी साइन थीटा लग रहा है। तो अपने को क्या निकालना है बच्चों, अपने को निकालना है x1 अपॉन में x2। तो x1 अपॉन में x2 क्या होगा, ये होगा a2 अपॉन में a1, ठीक है ना। अपने को निकालना है x1 अपॉन में x2, तो ये होगा a2 अपॉन में a1। अब देखो a2 के लिए 30 है और a1 के लिए 60 है, तो ये हो जाएगा g साइन 30 अपॉन में g साइन 60। तो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 1/2, और यहाँ पे आ रहा है √3/2, तो इनका जो रेशियो हो जा रहा है ये हो जा रहा है 1:√3। तो इनका जो रेशियो हो जा रहा है ये हो जा रहा है 1:√3। अच्छा क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए अपन देखो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो v² बराबर u² + 2s था, v0 हो गया, तो u² बराबर 2as हो गया। अब देखो 2 कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 2 तो अपना कांस्टेंट हो गया और u भी कांस्टेंट हो गया, तो s जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, एक्सेलरेशन की हो गया। और एक्सेलरेशन एक के लिए जी साइन थीटा लग रहा है, दूसरे के लिए भी जी साइन थीटा लग रहा है, लेकिन थीटा दोनों में क्या हो जा रहा है, चेंज होता रहा है, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल किससे बना होता है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर और 2 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना, है ना। ये क्वेश्चन के अंदर कोई भी दम नहीं है। अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर का मतलब होता है ये है सापेक्ष वेग, है ना, ये अपना आ गया रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो मान लेते हैं कि ये नदी है, और जो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, स्थिर जल में ये जो वेग होता है यही होता है नदी के सापेक्ष व्यक्ति का वेग, ठीक है ना। ये है 20 मीटर प्रति सेकेंड। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड इज फ्लोइंग ईस्ट। तो जो नदी है ये 10 मीटर प्रति सेकेंड से पूर्व की ओर ईस्ट की तरफ चल रही है, ठीक है ना। तो अपन एक काम करते हैं, ये यहाँ पे नदी की वेलोसिटी बना देते हैं, तो नदी यहाँ पे चल रही है ना, 10 मीटर प्रति सेकेंड से नदी यहाँ पे चल रही है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ही स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, तो ये यहाँ पे दक्षिण में खड़ा हुआ है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, और इसको सबसे छोटे पथ से क्या करना है, नदी को पार करना था, सीधा पार करना है, तो इसको किस एंगल में जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, एंगल निकालना है। तो देखो क्या है, अपने को पता है कि इस बंदे को सीधा जाना पड़ेगा, है ना। तो सबसे छोटा पाथ यही हो गया, तो व्यक्ति का जो वेग होना चाहिए ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रेट होना चाहिए। तो इसको कैसे तैरना पड़ेगा, इसको नदी के सापेक्ष ऐसे तैरना पड़ेगा। तो ये हो गया है VMR जो कि है 20, और ये हो गया है नदी की स्पीड जो कि है 10। तो ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो देखिए अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो साइन थीटा बन जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 10 है, हाइपोटेन्यूज 20 है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और कैसे, इसको वेस्ट डायरेक्शन में 30 डिग्री से क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ये मेरे ख्याल से ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, 30 डिग्री वेस्ट, है ना। तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री वेस्ट, है ना, वो वहां पे दिख नहीं रहा। A particle with velocity v 33, a particle with velocity v is acted upon by 3 force, है ना, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये देखो ये जो 3 फोर्स है ना, ये देखो ये जो ट्राइंगल, ये जो वेक्टर बन रहा है ना, ये क्लोज्ड बन जा रहा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, तो एफ नेट बराबर कितना आ जाएगा, 0। और नेट फोर्स 0 होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा कांस्टेंट। जब भी नेट फोर्स होता है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि देखो ये जो क्लोज्ड है ना, ये ट्रायंगल लॉ में क्लोज बन रहा है, और जब भी क्लोज बनेगा तो इसकी जो वेलोसिटी, इसका जो नेट रिजल्टेंट होगा 0, तो फोर्स 0 है, तो वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं 34।
ठीक है ना। अपन 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो two particle A and B are moving in uniform circular motion in concentric circle of radius A, RA and RB with speed VA and VB। तो दो कण हैं A और B और दोनों यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं और ये जो सर्कल है ये सहकेंद्रीय है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रिक है। तो मान लेते हैं एक बंदा ऐसे घूम रहा है और एक बंदा ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। ये जो अपन मान लेते हैं ये आर ए मान लेते हैं और ये दूरी अपन मान लेते हैं आर बी। और एक की वेलोसिटी वी ए है, दूसरी की वेलोसिटी वी बी है। द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन इज सेम, द रेशियो ऑफ दर एंगुलर स्पीड, है ना। टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा। देखो टाइम पीरियड सेम है, टी बराबर कितना होता है 2 पाई/ओमेगा। अगर T1 बराबर T2 है तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा 1 बराबर ओमेगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जो 2 पाई है ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर T1/T2 का रेशियो 1 है तो ओमेगा 1/ओमेगा 2 का भी रेशियो 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो माना रेशियो 1:1 आ जाएगा ना। इसमें कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है, ये देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is constant against the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 1 मीटर, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे एक ड्रम बनाते हैं, ये हमारा ड्रम बन गया, है ना, ये ड्रम बन गया। और यहाँ पे एक ब्लॉक है ना, यहाँ पे एक ब्लॉक है और इस ड्रम का जो रेडियस है ये 1 मीटर है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सिलेंडर इज 0.1। तो म्यू बराबर है, यहाँ पे 0.1 दिया हुआ है। द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी नीडेड फॉर द सिलेंडर टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। तो इसको विरामावस्था में रखना है, स्टेशनरी रखना है। देखो क्या हो रहा होगा, नीचे लग रहा होगा mg, ऊपर में लग रहा होगा फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, है ना। यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, और अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एक स्यूडो फोर्स बाहर में लग रहा होगा एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। कितना लग रहा होगा, एम आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन नॉर्मल बना लेते हैं। तो देखो नॉर्मल बराबर हो जाएगा मास 10, आर कितना है 1 और ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसे यही निकालना है ओमेगा का होल स्क्वायर। तो नॉर्मल आ गया 10 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये नीचे ना गिरे, ये नीचे नहीं गिरेगा, इसका मतलब म्यू इंटू एन किसको बैलेंस कर लेगा, mg को बैलेंस कर लेगा। तो म्यू एन को mg से बड़ा होना पड़ेगा या बराबर होना पड़ेगा। तो अपन बराबर वाला लेते हैं, तो म्यू एन बराबर कितना आ जाएगा m इंटू जी। अब म्यू कितना है 0.1 है, n कितना है 10 ओमेगा का होल स्क्वायर है, और m कितना है m कितना है, अच्छा m भी 10 है, और यहाँ पे g कितना है, g भी 10 है। तो देखो 10 से 10 कट गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया 10/0.1 जो कि है 100। तो ओमेगा बराबर आ गया 100 का अंडर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 10 रेडियम पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 10 रेडियम पर सेकेंड। तो ये किससे घूमना चाहिए, 10 रेडियम पर सेकेंड से। तो अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर अपना स्यूडो फोर्स भी लग गया, इसके अंदर अपना फ्रिक्शन भी लग गया, ठीक है ना। तो चलिए रैपिड रिवीजन अपन आगे बढ़ाते हैं। नीट 2019 का क्वेश्चन अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे एक एक घंटे में इनको खत्म करने का, ठीक है ना। देखो टू टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा। तो दो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, एक प्लस लैम्डा है और दूसरा कितना है माइनस लैम्डा है, और इनके बीच की जो दूरी है 2r, है ना। 2r दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, देखो प्लस बीच में मतलब आर दूरी, यहाँ से भी आर दूरी, यहाँ से भी आर दूरी। देखो प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, माइनस के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। और आपको पता है कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होती है λ/4πε0। तो प्लस के लिए लैम्डा बाई नहीं, इसके लिए होती है λ/2πε0, ठीक है ना। इसके लिए होती है λ/2πε0। तो इसके लिए भी λ/2πε0, इसके लिए भी λ/2πε0। तो ये हो जाएगा λ/πε0। तो इसका आंसर हो जाएगा λ/πε0, क्योंकि दोनों के लिए, है ना। अच्छा नीचे में आर भी आएगा, है ना, यहाँ पे आर भी आएगा, यहाँ पे आर भी आएगा, यहाँ पे आर भी आएगा, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट के लिए होता है λ/4πε0r, और क्योंकि एक प्लस है एक नेगेटिव है तो दोनों का क्या होगा, डायरेक्शन सेम ही होगा, है ना। यहाँ पे इस तरफ है तो ये हो जा रहा है λ/πε0r। तो और अगर सेमी इनफाइनाइट होता तो सेमी इनफाइनाइट के लिए होता है λ/4πε0r। देखो टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी आर हैविंग अ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो क्या हो रहा है, दो दो पॉइंट चार्ज हमें दिए गए हैं, दो बिंदु आवेश, इसका प्लस क्यू है और इसका कितना है माइनस क्यू है, और इसके अंदर और इसके जो बीच में बल लग रहा है उसको अपन मान लेते हैं एफ लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या बोला जा रहा है,
25% ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर टू पाई चार्ज बी। अच्छा, इसका 25% चार्ज यहाँ पे डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसका 25% चार्ज निकाल लेंगे तो यहाँ पे आवेश कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3q/4। और अगर हम इसमें 25% डाल देंगे तो यहाँ इसका पहले -q था, इसका 25% कितना होगा, q/4। तो ये भी कितना हो जाएगा, -3q/4। देखो जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो क्या करता है, वो ऐड हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन 25% निकाले तो 25% ऑफ प्लस क्यू कितना होगा, q/4 होगा। तो अगर हम q/4 को -q से अगर हम ऐड करेंगे तो ये और कुछ भी नहीं बल्कि -3q/4 होगा, 3q/4 होगा। तो जो नया फोर्स हो जाएगा, देखो, तो जो नया फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा k 9q²/16 r²। और ये जो फोर्स था ये था kq²/r², इनके बीच की दूरी r मान लेते हैं। तो ये हो गया है 9/16 इंटू पुराना f। तो इसका आंसर आ जाएगा 9f/16, ठीक है ना। यहाँ पे ये अपॉन में होना चाहिए था। अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। A small hole of area of cross section 2 mm square is present near the bottom of a fully filled open tank of height 2 मीटर। तो ठीक है, एक टैंक है और ये टैंक की जो हाइट दी गई है, ये टैंक की हाइट दी गई है 2 मीटर। और यहाँ पे एक नीचे में होल है जिसका एरिया है 2 मिलीमीटर का होल स्क्वायर। और तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द ओपन होल। तो देखिए ओपन होल से रेट क्या आएगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे आप यूनिट देखो, मीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। इसका मतलब ये जो रेट पूछ रहा है तो मीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड, मीटर क्यूब अपॉन में सेकेंड। इसका मतलब देखो यहाँ पे ऊंचाई दी गई है और यहाँ पे ये अपना एरिया दिया गया है, ठीक है। तो रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, तो अगर अपन रेट ऑफ फ्लो निकाले तो ये होगा एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया कितना है, 2/1000 और इसकी वेलोसिटी है √2g इंटू एच। तो ये हो जा रहा है मिलीमीटर हो जाएगा, तो 2/1000 ये यहाँ पे हो गया। अच्छा, 1000 नहीं, मिलीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे है मिलीमीटर का होल स्क्वायर। तो मिलीमीटर का होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, मिलीमीटर स्क्वायर को अगर अपन करेंगे तो ये 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो गया और ये हो गया √2 इंटू जी एच। और एच कितना है, 2, ठीक है ना। ये एच कितना हो गया, 2 हो गया, √2g इंटू एच। तो ये हो गया है 2 इंटू 10⁻⁻6। और ये क्या होगा, ये यहाँ से 2 निकलेगा और √10, ठीक है ना। और तो ये हो गया 4 इंटू √10, 4 इंटू ये हो गया √10 इंटू 10⁻⁻6। आप हमेशा याद रखना √10 को अपन 3.14 भी लिख सकते हैं, पाई के बराबर लिख सकते हैं इसकी, है ना। मतलब रियलिटी 3.14 नहीं होता लेकिन अपन इसको अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया 4 4 16, 4 1 4 5, 4 3 12, तो 12.56। तो लगभग ये आंसर आ जाएगा ना, 12.6 इंटू 10⁻⁻6, है ना। अपने को ऐसे अप्रोक्सीमेट कर, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो फटाफट करना पड़ता है ना। अब देखो ये वाला देखो 39 देखते हैं। देखिए 39 में ये सर्किट डायग्राम दिया गया और पूछा है कि ये कौन सा सही है, ये कौन सा डायग्राम को ये दिखा रहा है, एंड गेट है या और गेट है या नैंड है या नॉर है। देखो बच्चों, जब ये दोनों खुला रहेगा, ठीक है ना, जब ये देखो जब ये दोनों खुला हुआ है उस समय देखते हैं क्या इससे करंट पास होगी नहीं। देखिए ये +6 वोल्ट है, तो जब ये दोनों खुला हुआ है, जब ये दोनों जीरो है तो देखिए इससे करंट पास हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये दोनों जीरो है तो भी आंसर आ रहा है 1। अब देखो मान लीजिए अपन ने इसको बंद कर दिया ना, अपन इसको 1 बना देते, इसको 0 बना देते हैं। तो अगर अपन इसको बंद कर दे रहे तो क्या होगा, तो यहाँ से तो करंट जाएगी नहीं, फिर भी यहाँ से करंट चल जाएगी, तो ये दोबारा 1। अगर अपन इसको 0 बंद कर देते हैं, अपन इसको बंद करते हैं और अगर अपन इसको खुला रखते हैं तो क्या होगा, देखो फिर भी इससे करंट जाएगी, तो फिर भी ये 1 हो जाएगा। अगर अपन दोनों को बंद करते हैं, देखते हैं दोनों को बंद करने से क्या होगा, अब करंट यहाँ से जाएगी और यहाँ से क्योंकि क्लोज पाथ है तो यहाँ से होते हुए निकल जाएगी, तो ये बल्ब नहीं जलेगी, तो ये हो जाएगा 0। तो देखो 0 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0, ये कौन सा गेट है, ये हमारा नैंड गेट है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आ जाएगा। आइए अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In which of the following process heat is neither absorbed nor released। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब होती है ना रिलीज होती है ना, कोई दम नहीं था इसके अंदर। फिर ये क्वेश्चन है, a 800 turn coil of effective area 0.05 meter square is kept perpendicular to a magnetic field। तो
क्या है कि एक कॉइल दिया हुआ है, मान लीजिए कि अपने को एक कॉइल दिया हुआ है, ये कॉइल है ना। इसको इस तरीके से बनाते ज़्यादा अच्छा, कि मान लीजिए ये कॉइल है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये इस तरफ है ना। ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है। ये जो कॉइल है इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है और इसमें 800 टर्न है और इसका एरिया 0.05 है, ठीक है। तो इसके जो टर्न्स है n बराबर कितना है, यहाँ पे n बराबर 800 दिया हुआ है और इसका जो एरिया है ये है 0.05 मीटर स्क्वायर, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड भी है 5 इंटू 10⁻⁵ तो मैग्नेटिक फील्ड भी दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला होगा, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द प्लेन ऑफ द कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, तो अगर मान लेते हैं कि ये कॉइल है, अब अपन इसको क्या करें, अपन इसको यूं 90 डिग्री कर दे रहे, ठीक है ना। पहले यूं था, पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे करके सीधा कर दे रहे, ठीक है ना। और कितने समय में कर रहे हैं इसको, 0.1 सेकंड में कर रहे हैं। तो हमें ईएमएफ चाहिए, ईएमएफ को हिंदी में अपन बोलते हैं विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो आइए करते हैं अपन इसको। तो पहले ऐसे था, तो पहले अगर हम फाई निकाले तो पहले फाई बराबर कितना है, देखो अभी अगर ये एंगल देखे तो एरिया वेक्टर का एंगल ये है और मैग्नेटिक फील्ड का भी एरिया एंगल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो देखो अभी इनके बीच का जो एंगल है कॉस फाई 0 है, तो ये हो गया है एन इंटू बी इंटू ए, क्योंकि इसके अंदर जो कॉस फाई है ये कितना है, ये है कॉस 0, ये बराबर हो गया 1, ये इनिशियल हो गया। और अगर अपन फाइनल निकाले तो फाइनल क्या है, अब देखो ये अपन ने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है ना, अपन ने इसको ऐसे कर दिया है। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गई है। तो अब की बार जो कॉस हो जाएगा वो कॉस 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपने को ईएमएफ पता है, ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। अब देखो माइनस, अब फाई कितना है, फाई है चेंज इन फ्लक्स कितना है, फाई इनिशियल माइनस फाई फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और समय है 0.1 सेकेंड दिया हुआ था, ठीक है ना। तो फाई फाइनल कितना है, तो ये है 0 माइनस ये कितना है, फाई इनिशियल एन बी है, और ये टाइम कितना है, टाइम है 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, n कितना है 800, b कितना है 5 इंटू 10⁻⁻5 और एरिया कितना है, एरिया है 0.05 और ये बटे आ जा रहा है 0.1, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है देखो 800 और ये 05 है ना, तो ये लिखा हुआ है 8 5 से कितना हो गया 40, 40 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, देखो ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा तो ये इसको -4 बना देगा। तो 5 4 ज़ा 20, तो 200 इंटू 10⁻⁻4, या अपन इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁻2, है ना। तो 2 इंटू 10⁻⁻2, देखते हैं ऑप्शन में कहीं पे 2 इंटू 10⁻⁻2 है या नहीं। ये रहा ना, 2 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया अपना 0.02 वोल्ट, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। मतलब बस ईएमएफ निकालना था, ईएमएफ कुछ भी नहीं होता, ईएमएफ बराबर होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी। पहले फ्लक्स अपना एंगल 0 था, बाद में 90 डिग्री हो गया, तो अपन ने चेंज इन फ्लक्स निकाल दिया, ठीक है ना। 42 वाला देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल, द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रेवोल्यूशन इंडिकेट। तो ये अपने को ग्राफ दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, पी टी इक्वल्स टू 0 पे, ये यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा आपने को इसका इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना। देखिए t बराबर 0 पे ये पॉइंट ऊपर में है, तो ये पॉइंट t बराबर 0 पे है, ये अपने मैक्सिमम पर है। तो अपन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अपना कॉस वाला इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, क्योंकि कॉस 0 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा y बराबर 3 कॉस ओमेगा इंटू टी। अब देखिए ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टी कितना दिया हुआ है 4, तो ये हो जाएगा 3 cos π/2 इंटू टी। देखते हैं ऑप्शन कुछ है या नहीं ऐसे। हाँ सही है ना, ये वाला आ गया 3 cos π/2 इंटू टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेरेड, तो इसका जो कैपेसिटेंस जो धारिता दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 20 माइक्रोफेरेड, is being charged by a voltage source whose potential is changing by a rate 3 वोल्ट पर सेकेंड। तो जो dv बाई dt दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 3 वोल्ट पर सेकेंड।
द कंडक्शन करंट, चालन धारा थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो अपने को पूछा है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट, हमें पता है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही मैच करेगा, क्योंकि इन दोनों में ही कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों सेम है। ये तो हो गया, मतलब ऑप्शन देख के सही करना। अब अपन आंसर निकालते हैं। देखिए क्यू बराबर होता है सी वी, ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, सी इंटू डी वी बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी ही हमें निकालना है करंट, और C कितना दिया हुआ है, C दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड, तो ये दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड, और dV बाई डी टी है 3 वोल्ट पर सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 माइक्रो एम्पियर और 60 माइक्रो एम्पियर। 44 में चलते हैं। ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। ऐसा कैसे हो सकता है नीट और जेई का क्वेश्चन हो और उसके अंदर यूनिट एंड डायमेंशन को ना पूछे, है ना। देखो ए बी एंड सी में ये अपने परसेंटेज एरर दिया हुआ, अपने को एक्स में पूछा, आपको पता है अपन लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई एक्स परसेंटेज एरर, अपन ये लिख सकते हैं 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ये परसेंटेज रहेगा ठीक है ना, हाफ इंटू ये हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी परसेंटेज, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/3, है ना, ये हो जाएगा डेल्टा सी बाई सी परसेंटेज, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ये हो जाएगा डेल्टा डी बाई डी परसेंटेज। आगे बढ़ाते हैं तो डेल्टा ए में परसेंटेज 1 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1% प्लस हाफ, बी में कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा इंटू 2% प्लस सी में कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3%, और ये हो जाएगा 3, और डी में कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा 4%। तो देखो 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जा रहा है 4% प्लस 12%, तो ये हो जा रहा है 16%। देख लेते हैं 16% कहीं पे है या नहीं है। हाँ ये देखो बी वाला ऑप्शन ही 16% था, तो ये बी वाला ऑप्शन हो गया 16%। तो हमारे जो रैपिड रिवीजन का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए रैपिड रिवीजन का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर is carrying a constant current. The plot of the magnitude of magnetic field B with the distance from the center। अच्छा एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। ये अपना सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है ठीक है ना, ये हमारा सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया हुआ है, और इसमें से करंट जारी है और इसमें से कोई करंट जारी है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए क्या होता है, अगर अपन अंदर बात करते हैं तो अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और अगर अपन बाहर में देखते हैं तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है ना। तो इसका जो ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, तो अपन मैच करते हैं कि कौन सा ग्राफ मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 वाला ग्राफ मैच कर रहा है ना। तो देखो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से आए हैं, तो अपन आज 2019 का हमने क्या किया, नीट का रिवीजन कर लिया, तो हमने 2019 का नीट के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कर लिए। अब अपन धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि 2018, 16, 15, 14 है ना, एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर्स के हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दें, जिससे कि आप रैपिड रिवीजन कर पाओ। ठीक है ना बच्चों, तो चलिए अपन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे अपन और भी जो नीट के क्वेश्चंस हैं उनको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है।